को लहराते हुए पारुल नीचे आती है और सबकी नजर उस पर ही टिक जाती है। माँ, आज तो नई भाभी की पहली रसोई की रस्म है ना? हाँ भाग्यवान, क्या क्या पकवान बनवाओगी नई बहू से? माँ, मेरी पसंद का पालक पनीर मत भूलना। अरे चिंता मत करो, मुझे अपनी नई बहू पर पूरा भरोसा है। उससे अच्छा खाना तो इसकी जेठानियां भी नहीं बना सकती। मैं तुझे बताती हूँ बहू क्या क्या बनाना है। खाने की बात सुनकर ही पारुल का मुंह बन जाता है। ये देखकर उसका पति आकाश बीच में बोलता है। माँ, कल ही तो पारुल अपने ससुराल आई है, इतनी जल्दी क्या है पहली रसोई की रस्म के लिए? हाँ माँ जी, अब तो देवरानी जी को चूल्हा चौका देखना है, लेकिन पहले शादी की थकावट दूर होने देते हैं ना। एक हफ्ता रुक जाइए माँ जी, देवरानी जी घर को अच्छे से जान लें, सब कुछ समझ जाएं, फिर करते हैं ना रस्म। ठीक है, तुम दोनों ही पारुल को ढूंढ कर लाई थी, इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तब तक तुम दोनों ही जाकर खाने की तैयारी करो। इस तरह पारुल की भलाई का सोचते हुए एक हफ्ते के लिए उसकी दोनों जेठानियां उसे पहली रसोई की रस्म से बचा लेती हैं। लेकिन बढ़ते समय के साथ पारुल का असली रूप उसकी जेठानियों के सामने आने लगता है। एक रोज पारुल अपने लिए शॉपिंग करके घर लौटती है तो उसके महंगे सामान को देखकर शिल्पी कहती है, अरे पारुल, ये शैम्पू तो बहुत महंगा है और तुम्हारे बालों के हिसाब से तो ये 1 महीने भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो तुम बनिया की दुकान से एक पर एक फ्री शैम्पू ले आती, पैसे भी बचते और एक टिकिया भी मिलती। जेठानी जी, आप दोनों को क्या लगता है मेरे इतने सुंदर लंबे और घने बाल ऐसे ही उगाए हैं? अरे इन महंगे तेल शैम्पू का ही कमाल है। अब आप दोनों की तरह सपाट सर तो नहीं है मेरा जो टिकिया से काम चल जाए। वैसे सही है, आप दोनों को तो ये सब चाहिए ही नहीं, उल्टा आपके तो कंघी के पैसे भी बच जाते होंगे। उसे अपना मजाक बनाते देखकर दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चली जाती है। इसी तरह पारुल दोनों जेठानियों को अपने बालों का घमंड दिखाकर बात बात पर नीचा दिखाया करती। एक हफ्ते बाद पारुल की पहली रसोई का दिन आता है। सभी घरवाले अपने अपने पसंद के खाने की फरमाइश कर देते हैं। पारुल के बर्ताव को भूलकर उसकी दोनों जेठानियां खाना बनाने में उसकी मदद करती हैं। जब ये दोनों गंजी लगी हैं तो सारा खाना इन्हीं से बनवा लेती हूँ। अब पारुल के लहराते बाल कभी कटी सब्जियों में पड़ते तो कभी चावल में। ये देखकर शिल्पी उसके बालों की चोटी बना देती है। उसके बाद भी पारुल कहती है, उफ, बाल बांधने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोगों के तो बाल ही नहीं है। दीदी, हम सब कुछ भूल कर भी इसकी मदद करने में लगे हुए, फिर भी हमसे इस तरह बात कर रही है। मुझे लगा था ये बाकी घर वालों से अलग होगी, हमें समझेगी, पर ये तो घमंड में चूर है। खैर, हम काम पर ध्यान देते हैं। पारुल दोनों जेठानियों से बार बार चीजें पूछने लगती है और ऐसा करते हुए सारा खाना दोनों से बनवा लेती है और बहुत ही खुशी खुशी सभी को परोसती है। चलो, खाने में तो कमी निकलने से रही और घर वालों की सारी वाहवाही मुझे मिलेगी। जैसे ही सुरेश दाल मखनी खाता, एक लंबा बाल उसे नजर आता है। ये खाने में बाल भी डाल दिया था क्या बहू? पापा, हो जाता है गलती से, आप बाकी चीजें भी खाइए ना। अब एक एक कर सभी पकवानों में से बाल निकलता है। ये देखकर रमा बहुत गुस्सा होती है और चिल्लाती है, हाय हाय बहू, तूने तो अच्छे खासे खाने का सत्यानाश कर दिया। अरे अपने बालों को पल्लू से ढक नहीं सकती थी तू? रमा पारुल को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन पारुल चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। आखिर में पारुल से सुना नहीं जाता तो वो कहती है, अरे ये खाना मैंने नहीं, दोनों जेठानियों ने बनाया है, मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता। तभी मैं कहूँ स्वाद तो जाना पहचाना लग रहा है। हे भगवान, यानी जिसे मैं गंजी समझकर ताने देती रही वो तेरी मदद करके भी चुप है, और तुझे अच्छी भली समझा तो तू चालाक और निकम्मी निकली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, जेठानियों ने मेरी मदद की तो मैंने सारा खाना इनसे बनवा लिया, लेकिन जिन बालों पर मुझे घमंड था उनकी वजह से सब बर्बाद हुआ। बहुओं, तुम दोनों इतनी दयालु हो, मुझे आज पता चला। तुम्हारे गंजेपन के आगे मुझे तुम्हारे बाकी गुण दिखे ही नहीं। मुझे माफ कर दो बहुओं। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी हमेशा मदद की और मैंने अपने घमंड में आपको हमेशा नीचा दिखाया। इस घटना के बाद से सभी घर वालों को एहसास होता है कि वो अब तक सुरभि और शिल्पी के गंजेपन के चलते उनके बाकी के गुणों को अनदेखा करते आ रहे थे, जिसके लिए सभी दोनों से माफी मांगते हैं और उन्हें फिर कभी गंजे होने का ताना नहीं देते।